पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल नेचर मौजूद है, यानी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास और यूनियन के गवर्नमेंट में डिवाइडेड हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम स्टेट के मामलात में कानून साजी करना होता है। और स्टेट्स में से आपको पता है 5 स्टेट्स के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाकी जहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो वहाँ एक ही हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ है और सारी कानून साजी वहीं करती है। जहाँ बाई कैमरल होता है वहाँ फिर कुछ यूनिक सा निज़ाम बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स क्या क्या हैं, यानी किन उनके पास क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। इनका काम ही कानून साजी है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स लेजिस्लेचर को ही हासिल होते हैं और स्टेट के मामलात में जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंदर हैं उनके ऊपर कानून साजी करने का इख्तियार स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। अब जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो पॉइंट्स है उनके ऊपर लेजिस्लेशन करने के लिए अगर कहीं बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो तो दोनों हाउसेस के इक्वल पावर नहीं है। इसमें लोअर हाउस या जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं। अगरचे जो ऑर्डिनरी बिल हैं वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और दोनों हाउसेस से पास होना उसके लिए लाजमी है, लेकिन फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा पावरफुल है। वो किस तरह? वो इस तरह की, मिसाल के तौर पे एक बिल है, उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे देती है। और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके अंदर लेट सपोज उसने अमेंडमेंट प्रपोज किया और अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिटर्न लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली उसके ऊपर दोबारा डिबेट करेगी। दोबारा डिबेट करने के बाद सेकंड टाइम ना दूसरी मर्तबा काउंसिल को वो प्रेजेंट करेगी। तो अब काउंसिल विद इन 1 मंथ बाउंड है कि या तो जो सेकंड प्रेजेंटेशन में आया है उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। अब अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो वो तो ऑटोमेटिकली लॉ बन गया, गवर्नर के साइन के लिए जाएगा और गवर्नर बाउंड है उसके ऊपर साइन करने के पे, तो फिर वो तो स्टेट का कानून बन गया। लेकिन लेट सपोज अगर काउंसिल साइन ना करे तो क्या होगा? तो फिर भी वो लॉ बन जाएगा। तो इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा पावरफुल हो गई। यानी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ पास करे या ना करे, अगर वो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है तो इट मीन्स कि वो पास हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ एक ही काम कर सकती है कि वो 4 महीने तक कोई कानून पास कराए बिना उसे रोक सकती है, लेकिन जाके एट द एंड ऑफ द डे उस कानून ने पास होना ही है। अब देखते हैं ज़रा फाइनेंशियल मैटर्स। तो फाइनेंशियल मैटर्स में अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली को बालादस्ती हासिल है। रियल जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है। इसकी सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मनी बिल, यानी कोई भी फाइनेंशियल मैटर से कोई बिल हो तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस पर डिबेट स्टार्ट नहीं हो सकती। उसके पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और अगर वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर दे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास दे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके ऊपर डिबेट कर सकती है 14 डेज तक, और आफ्टर 14 डेज लेजिस्लेटिव काउंसिल बाउंड है उसको पास करने पे। यानी अगर वो पास ना भी करे ना तब भी वो कंसिडर किया जाएगा कि ये पास हो गया। तो यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के इख्तियारात इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक है, उनके पास कोई फाइनेंशियल रियल पावर हासिल नहीं है। उसके बाद एग्जेक्टिव पे कंट्रोल की अगर हम बात करें तो अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहली बात, जो स्टेट का एग्जेक्टिव है
وہ لیجسلیٹو اسمبلی سے منتخب ہو آتا ہے. مثال کے طور پہ چیف منسٹر وہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی سے منتخب ہوتا ہے, اسٹیٹ کاؤنسل سے نہیں. تو یہ دیکھو پہلی بالادستی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کو بنی. پھر لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس ایگزیکٹو کو کنٹرول کرنے کا پرماننٹ پاور ہے, کیونکہ ایگزیکٹو تب تک کام کرتا جائے گا جب تک اسے لیجسلیٹو اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے. جس دن لیجسلیٹو اسمبلی اپنا اعتماد سخت کر دے گی, ایگزیکٹو کا مینڈیٹ اینڈ ہو جائے گا. تو دوستو انڈیا کے اسٹیٹس کے اندر جہاں بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, وہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیچر کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں, لیجسلیٹو اسمبلی کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں. ایک اور وجہ سے بھی, ایک تو یہ جو پیچھے ہم نے بتایا کہ لیجسلیچر کے اندر وہ اسٹیٹ کاؤنسل زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک ایک بل کو روک سکتی ہے, اس کو کنسل نہیں کرا سکتی. فائنینشیل میٹرز کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ 14 ڈیز تک بل کو روک سکتی ہے, بل کو وہ کنسل نہیں کرا سکتی. لیکن ان کے باوجود بھی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کاؤنسل کی ایگزسٹنس اٹ سیلف ڈپینڈ کرتی ہے اسٹیٹ لیجسلیچر کے اوپر. جب اسٹیٹ لیجسلیچر چاہے وہ اسٹیٹ کاؤنسل کو ہی سرے سے ختم کرا سکتے ہیں. اگرچہ یہ پرماننٹ باڈی ہے, پرماننٹ ہونے کی ایک اور وجہ ہے, پرماننٹ ہونے کی وجہ یہ کہ وہ ایٹ ٹائم پوری ڈیزولو نہیں ہو جاتی ہے. لیکن اگر لیجسلیٹو اسمبلی چاہے تو اس کو پورے کو ہٹا سکتی ہے. وہ کیسے؟ اگر اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کی 2/3 میجورٹی یہ ریکمنڈ کر دے کہ اپنے اسٹیٹ کی جو لیجسلیٹو کاؤنسل ہے اس کو ختم کر دینا ہے, تو پھر انڈین پارلیمنٹ باؤنڈ ہے کہ ایک سمپل میجورٹی کے بل کے ذریعے, ایک آرڈنری لا کے ذریعے اس کنسرن اسٹیٹ کی اسٹیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل کو ہی ختم کر دے. تو یہ اسی وجہ سے بھی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی زیادہ پاورفل ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھے گا. یہ آپ سوچئے کہ اسٹیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل اور اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے اختیارات برابر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اپنا خیال رکھے گا. خدا حافظ.